हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हो कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो जो ए और बी है इनके बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। पहले मैं अपना कलम का जो रंग है वो वाइट कर देता हूँ। अब देखिए जी, हमने ये क्वेश्चन पहले भी कराया था। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा। ये था वो क्वेश्चन। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, ये था हमारा क्वेश्चन। तो ये देखिए हमने क्या कहा था, इसमें सिर्फ जो ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है ये ऐसे में लगा हुआ था। फिर हमने इसका इक्विवेलेंट फाइंड किया था इस ए से बी के बीच में। तो हमारा इजली हो गया था क्योंकि ये और ये वाले क्या हो रहे थे, पैरेलल हो रहे थे। इनका इक्विवेलेंट फाइंड किया, फिर ये सारा का सारा सीरीज में था। तो हमने आसानी से आर ए टू बी के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड किया था, वो 12.72 ओम आया था। अब हमने कहा था कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये 5 ओम यहाँ बीच में ऐसे लगा हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पे है। अब देखो ये 5 ओम ऐसे सीधे में ना होने के बजाय, ऐसे में ना होने के बजाय ऐसे खड़े में हो गया। यही है ना इस वाले में। तो अब कैसे हमारा जो इक्विवेलेंट होगा वो फाइंड करेंगे हम इनके बीच में। तो चलिए देखते हैं जी कैसे क्या होगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। वैसे तो डायग्राम दिखना चाहिए मैंने तो। आपको ये पता चल ही गया ए से बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है रेजिस्टेंस का। तो देखते हैं जी कैसे क्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, हमें सबसे पहले तो ये फाइंड करना है कौन किसके सीरीज में है, कौन इक्विवेलेंट है। तो अब यहाँ पे देखिए ये और ये ए से बी के बीच में देखूं तो ये सीरीज में है, ये सीरीज में है। और ये इनका पूरा का पूरा अगर इक्विवेलेंट पता चल जाए तो वो भी क्या होगा, इनके सीरीज में होगा, इन दोनों के सीरीज में होगा। ठीक है जी। तो यहाँ से एक चीज़ मुझे ये पता चल रही है, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पे देखो, इनमें तो जो हमारा ये बीच का कॉमन रेजिस्टेंस है वो ना तो इन दोनों के सीरीज में है ना पैरेलल में है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। ये जो कंडीशन होती है ये व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है। जब हमारा क्या होता है, बीच का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बिल्कुल हमारा जो दोनों के दोनों इधर लगे हुए हैं हमारे सीरीज में, ये और ये सीरीज में, इनके इंड पॉइंट क्या होते हैं, एक कॉमन रेजिस्टेंस से मीट होते हैं। जैसे यहाँ पे ये 5 ओम से मिल रहे हैं। तो अब देखिए ये इस केस में व्हीट स्टोन ब्रिज बनता है। तो अगर हम इसे P माने, इसे हम Q माने, इसे हम R माने, इसे हम S माने, तो एक कंडीशन फुलफिल होती है। अगर व्हीट स्टोन ब्रिज क्या बोलते हैं उसे, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है, अगर P/Q इक्वल टू R/SI, यानी कि इन दोनों का जो रेशियो है और इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल आ जाता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। फिर जो ये बीच वाला रेजिस्टेंस है इसमें करंट जाएगा नहीं, तो हम इसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इसका हमारा जो सर्किट है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होगा, इसमें करंट जा ही नहीं रहा होगा। तो हम सीधे सीधे देख लेते कि ये दोनों क्या है, सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। इनका इक्विवेलेंट निकालते, इनका इक्विवेलेंट निकालते, और वो क्या हो जाते, एक दूसरे के पैरेलल हो जाते, फिर उनका इक्विवेलेंट निकालते। बट उसके लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, P/Q इक्वल टू R/S हो। तो P/Q यानी कि यहाँ पे देखो P है 3 और Q है हमारा 12, और इधर क्या है, R क्या है हमारा, R है हमारा 6, और S है हमारा कितना, 4। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, तीन एकम तीन, तीन चौको 12, और इधर किया तो हो गया हमारा 2 3 6, 2 दूनी 4। तो 1/4 3/2 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इनका जो रेशियो है P/Q इक्वल टू R/S, ये हमारा, ये कंडीशन जो है हमारी फुलफिल नहीं हो रही है। तो यानी कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस तो नहीं है। यानी कि जो हमारा ये बीच का रेजिस्टेंस है ये हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसमें भी करंट जा रहा होगा। अब आती है समस्या कि कैसे हम फाइंड करेंगे जी। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया और थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, मतलब लंबा तरीके से होगा कुल मिला के। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। अ, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। गारंटी तो दी नहीं जा सकती है। देखते हैं जी। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए जी, अब यहाँ पे हम लगाएंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट डिवीजन लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आपको पता ही है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई जंक्शन है, जैसे यहाँ पे इस जंक्शन पे जितनी करंट आएगी उतनी ही बाहर भी जानी चाहिए। सपोज यहाँ पे 10 एम्पियर आई है, यहाँ पे 7 एम्पियर बाहर निकल गई इससे, तो इसमें 10 - 7 यानी कि 3 एम्पियर इससे बाहर जानी चाहिए। यानी कि जितनी आई है इस जंक्शन पे, इस नोड पे 10 आई थी, तो 10 ही बाहर जानी चाहिए। करंट कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं इसे, कि करंट का कोई भी क्षय नहीं होता है। ठीक है जी। और दूसरा जो होता है हमारा, वो करंट किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, सेकंड लॉ भी कहते हैं किरचॉफ का।
तो वो हम अप्लाई करके देखेंगे, क्लोज लूप में लगेगा वो, तो वो हम वहीं अप्लाई करके देखेंगे बार बार, ज़्यादा लंबा नहीं करते उसको, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी वरना। अब देखिए जी, इसमें वो करने के लिए सबसे पहले करंट डिवीज़न लगाने के लिए मुझे यहाँ पे एक करंट सोर्स लगाना पड़ेगा। करंट तो जाना चाहिए सर्किट में करंट डिवीज़न लगाने के लिए। तो हमने क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की। क्या क्या मैंने इस सर्किट में एक 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब यहाँ से इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कोई आई करंट निकला होगा। अब यहाँ तक गया ये करंट, ओहो, यहाँ पे तो ये दिक्कत तो है। अब यहाँ भी ये आई करंट रहेगा, यहाँ भी ये आई करंट रहेगा। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी हमारा सीरीज में रहता है, सीरीज में रहेंगे इस प्रकार से जो रेजिस्टेंस, और यहाँ पे कोई 20 वोल्ट की बैटरी लग गई, मतलब बैटरी लग गई इसमें, तो यहाँ पे अगर माना बात 10 एम्पियर का करंट गया, तो यहाँ पे भी 10 ही होगा, इसमें भी 10 ही होगा। सीरीज में करंट सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है, खैर वो अलग चीज़ है। अब यहाँ पे आई आई, यहाँ पे हमारी जो होगी वो करंट बटना शुरू होगी। देखो कुछ करंट इसमें जाएगी, कुछ करंट इसमें जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी। तो ठीक है जी, हमने कहा इसमें आई वन करंट गई, इसमें हमने क्या कहा, आई वन करंट गई इस ब्रांच में। तो इस ब्रांच के लिए कितनी बची होगी, इसमें कितनी बची होगी आपकी आई माइनस आई वन करंट इसमें बची होगी। यहाँ पे मुझे वापस आई मिलनी चाहिए, तब जाके मैं कहूँगा कि मैंने करंट डिवीज़न सही किया है। क्योंकि आपको पता ही है कि यहाँ से बटेगी बटेगी वापस, यहाँ पे हमें आई करंट मिलना चाहिए। तो देखते हैं जी। अब यहाँ से ये करंट फिर से यहाँ पे एक जंक्शन मिल रहा है, एक नोड यहाँ पे है, तो यहाँ से फिर ये करंट बढ़ रही होगी। यहाँ से तो ये आई वन है, यहाँ पे भी आई वन है। अब यहाँ पे ये करंट बढ़ी, सपोज इसमें आई टू चले गई, इसमें कितनी गई, हमने कहा आई टू चले गई, और यहाँ से आई वन आई थी, तो इसके लिए कितनी बच गई, इसके लिए कितनी बची, आई वन माइनस आई टू इसमें चले गई। तो आई वन में से आई वन माइनस आई टू जो होगी वो इसमें चली जाएगी इस ब्रांच में। यहाँ पे भी आई टू आई, और इस वाली ब्रांच में कितनी जाएगी करंट, अब देखो आई टू यहाँ से आ रही है, आई माइनस आई वन यहाँ से आ रही है, तो इस वाली ब्रांच में कितना हो जाएगी, ये दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पे इस ब्रांच के लिए। तो ये हो जाएगा आई टू प्लस ये वाली आई माइनस आई वन, इस वाली ब्रांच में इतनी करंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाली करंट यहाँ से आ रही है आई वन माइनस आई टू, और ये वाली करंट यहाँ से जा रही है आई टू प्लस आई माइनस आई वन। तो ये जुड़ेंगी यहाँ पे इस जंक्शन पे, और ये बाहर निकल जाएंगी, देखते हैं जोड़ के। आई वन माइनस आई टू इस ब्रांच से आई, और ये वाली इस ब्रांच से आई, कौन सी, प्लस आई टू प्लस आई और माइनस आई टू, ये वाली हमारी इस ब्रांच से आई। तो देखो जी, आई टू से आई टू कैंसिल हुआ, और और ये आई वन है यार, आई वन है ये, तो ये भी क्या है, आई वन, ये देखो ना आई माइनस आई वन है, आई माइनस आई वन। तो ये आई वन से आई वन भी कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ आई। तो मैंने कहा था ना बाहर आई मिलनी चाहिए इस नोड के बाद, तो वापस हमें आई मिल गई, तो कोई दिक्कत नहीं है आई, और वापस हमारे जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसमें आई करंट ही वापस आ रही है। तो पहला तो हमने करंट डिवीज़न लगाया। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है जी, यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए देखो, इसमें मेरे को क्लोज लूप देखना है पहले तो। क्लोज लूप कहाँ कहाँ पे है, तो मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ, एक्स दे देता हूँ, इसको वाई दे देता हूँ, और इसको यू दे देता हूँ, इसको वी दे देता हूँ। ये 4 पॉइंट है, इनको मैंने अलग अलग नाम दे दिया। अब देखो यहाँ पे क्लोज लूप कहाँ कहाँ बन रहा है। पहला क्लोज लूप बन रहा है, उसको मैं चलो अलग कलर से दिखाता हूँ। पहला क्लोज लूप यहाँ बन रहा है, ये देखो पहला क्लोज लूप ये बना, इसको क्लोज लूप वन से दिखा दिया। देखो यू से शुरू किया मैंने, एक्स में गया, एक्स से वाई, वाई से वापस यू, और दूसरा क्लोज लूप हमारा बना, ये वाला भी बना, एक्स वी वाई एक्स। और एक तीसरा क्लोज लूप बना हमारा, वो बना हमारा ये वाला, जो ये बड़ा बन रहा है। यहाँ से चलूंगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से जाते हुए वापस ए पे पहुँच गया। तो 3 क्लोज लूप बन रहे हैं। 3 क्लोज लूप में हमारी इक्वेशन बनेंगी कुछ करंट के फॉर्म में। उन्हीं से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे इस पूरे जो हमारा सर्किट है इसका। तो सबसे पहले जो लूप वन है उसमें हम क्या लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो देखिए जी, लूप वन में हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। तो लूप वन में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ। सबसे पहले तो एक क्लोज लूप लिख के दिखाओ इसको। जैसे क्लोज लूप क्या हो गया हमारा, यू से शुरू किया मैंने, इस यू पॉइंट से शुरू किया, एक्स एक्स पे गया, वाई वाई पे आया, यहाँ आया ये देखो, और वापस यू पे आ गया। तो क्लोज लूप बन गया यू एक्स वाई यू। अब इसमें आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के दिखाओ। तो हम जब भी करंट की डायरेक्शन में जाते हैं, तो जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा किसी रेजिस्टेंस में, वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव का लेते हैं। तो अभी देखो मैं करंट की डायरेक्शन में गया, यहाँ पे चलने पे इस ब्रांच में गया जब, तो v इक्वल टू क्या होता है,
वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है ओम्स लॉ से। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा इस वाले रेजिस्टेंस में, तो वो हो जाएगा हमारा आर इंटू आई। आई है इसमें आई वन और रेजिस्टेंस है 3 ओम, तो कितना हो गया 3 I1 हो गया। कितना हो गया 3 I1 हो गया। अब इस वाले में आओ, यहाँ से जाऊँगा फिर इसी में आऊँगा, तो इस वाले में देखो करंट कितना है I2 है, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है, तो कितना हो गया +5 × I2 वी इक्वल टू आई आर से 5 × I2। अब यहाँ से इस वाली ब्रांच में जाऊँगा, तो इस वाली ब्रांच में देखिए मैं करंट के अपोजिट चल रहा हूँ, करंट के अपोजिट चल रहा हूँ, तो करंट के अपोजिट चल रहा हूँ तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा। और वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा इसमें, वी इक्वल टू आई आर लगाओ यहाँ पे भी, तो आर तो कितना है 6 है, और जो हमारा करंट है वो कितना है इसमें, I-I1 था इस ब्रांच में, I-I1, तो वो लिख दिया हमने I-I1। और ये सारा का सारा किसके बराबर होगा, इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, ये सारा का सारा हमारा किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। क्योंकि हमारा जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो यही कहता है कि किसी क्लोज लूप में जो एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज होगा वो कितना होगा, जीरो होना चाहिए। तो देखो एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जो हमारा किसी क्लोज लूप में है वो जीरो के बराबर होना चाहिए, तो हमने वही लगाया, जो कंडीशन है वो फुल पे करवाई, और जो लिखा हमने वी इक्वल टू पूरे के पूरे जो लूप है उसका जीरो के बराबर। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 3 I1 हो जाएगा, प्लस का 5 I2 रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का 6 I, और माइनस माइनस का प्लस 6 I1 बराबर जीरो। यहाँ से आप देखो जी, यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन 6 3 9 9 I1 है, और प्लस का 5 I2 है, और माइनस का 6 I है बराबर जीरो। तो इसको हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट मिली हमको, यहाँ से हमको यहाँ से क्या मिली, इक्वेशन फर्स्ट मिली। अब जो लूप टू है इसमें भी आपको फिर से वही लगाना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। तो पहले तो लूप टू लिख लो, कौन सा है लूप टू, तो एक्स से शुरू करो, एक्स वी वाई एक्स है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। तो इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ जी। तो सबसे पहले एक्स से वी में चलना शुरू करो, तो करंट की डायरेक्शन में गए तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। तो आर कितना है यहाँ पे 12, इंटू आई की वैल्यू कितनी है इस ब्रांच में, I1 माइनस I2, करंट की वैल्यू I1 माइनस I2। अब V से Y जाएंगे, V से Y जाएंगे तो देखो मैं करंट के अपोजिट चला गया, तो साइन आएगा माइनस का, R इंटू आई करो, तो R है हमारा 4, और I कितना है, I की वैल्यू है ये जो भी है ये I2 प्लस I माइनस I1, ठीक है जी। और फिर इस वाली ब्रांच में क्या है, इसमें भी फिर से मैं करंट के अपोजिट गया, तो साइन आया माइनस का, और V इक्वल टू आई आर लगाया, तो 5 इंटू आई की वैल्यू कितनी है इसमें, I2 के बराबर है, बराबर क्या हो जाएगा ये, जीरो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्या होगा किसी क्लोज लूप में, जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ से भी इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को, तो आई होप आपको दिख रहा हो, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ फिर भी। अब ये यहाँ पे सॉल्व करो जी इसको, तो ये आ जाएगा 12 I1 माइनस 12 I2, इधर से क्या आपने, तो ये आ गया माइनस का 4 I2 माइनस का 4 I माइनस माइनस का प्लस का 4 I1 माइनस का 5 I2 बराबर जीरो। यहाँ से I1 I2 और I की फॉर्म में देखो इसको, 12 I1 और 4 I1, तो 12 4 कितना हो गया 16, तो ये तो हो गया हमारा 16 I1 हो गया जी। और यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 12 I2 माइनस का 4 I2 और माइनस का 5 I2, तो 12 4 हो गया 16, और 16 और 5 हो गया कितना 21, तो माइनस का 21 I2 आया, और ये माइनस का कितना आया 4I आया, आई वाली ये की टर्म है ना, माइनस का 4I बराबर जीरो। इसको कहा हमने इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। अब देखो इसमें इक्वेशन फर्स्ट ही है, इक्वेशन सेकंड ही है, तो अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू हमें I के फॉर्म में निकालनी है, I1 और I2 की वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट देखो ये है, इक्वेशन सेकंड ये है, तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे जी, देखो I1 या I2 कैंसिल करना है मुझे, पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार इन इक्वेशन को दोबारा, 9I1 प्लस 5I2, ये हमने खुद अपनी तरफ से ये क्वेश्चन, मतलब था तो ऐसा वाला था लेकिन हमने इसको खुद बनाया है, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं भाई, क्योंकि मैं भी इसको पहली बार कर रहा हूँ। क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन बने रहते हैं बुक्स वगैरह में, उनमें उसी हिसाब से बनाए रहते हैं उन्होंने कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाती है।
लेकिन यहाँ पे हम इसको अपनी तरफ से कर रहे हैं तो हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, क्योंकि देखो अब हमें ये जो दो इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे मुझे आई 1 और आई 2 की वैल्यू निकालनी है भाई आई की फॉर्म में। तो इन दोनों को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगा, तो देख लो भाई। अब इसमें वज्र गुणन मेथड लगाएं कि क्या करें, या तो हमें इसको अगर आई 1 को गायब करना है तो भाई साहब इसमें तो हमें कितना का 16 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन फर्स्ट में, और इसमें 9 का करना पड़ेगा। तो आई 1 तभी जाके गायब होगा, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलो कर ही देते हैं, आप कर ही लिया है इतना तो थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको। ये नीचे मैंने दोबारा डायग्राम ला रखा है, क्योंकि अभी हमने इस लूप 3 में भी लगाना है, तो बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या काम कर रहा हूँ जी, पहले मैं आपका कर रहा हूँ, इसमें मैं करता हूँ आपका 16 का मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 16 में कितना हो गया 144, आई 1 आ गया, और 16 पंजे कितना हो गया 80, आई 2 आ गया, और 16 का कितना हो गया 96, आई आ गया। और इसमें बराबर जीरो के बराबर, ठीक है ये। और ये इसमें 9 का मल्टीप्लाई करो तो 16 नमा 144, आई 1 ये आ गया, 9 का किया तो 21 नमा 190 होना चाहिए, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 190, हाँ। आई 2 माइनस 9 चौको 36, आई बराबर जीरो। ये पीछे वाला थोड़ा रफ कर दूं, इसका काम तो हो ही गया वैसे भी, है कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते, 36 आई बराबर जीरो। अब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस कर दो, तो ये प्लस का था ये माइनस हो गया, ये माइनस का था ये प्लस हो गया, ये माइनस का था ये प्लस हो गया। अब देखो ये से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 144 आई 1 में से 144 आई 1 जाएगा। अब यहाँ पे 189, 189 प्लस का है और 80 भी प्लस का है, तो ये तो जोड़ नहीं पड़ेंगे आपको। तो ये 9 का 9 हो गया, 8 8 16 हो गया, एक बचा, एक और एक 2 हो गया। तो 269 आई 2, और ये कितना आएगा यहाँ से, तो ये प्लस का 36 है, माइनस का 96 है, तो माइनस का कितना बचेगा, ये 6 में से 6 गया जीरो, 9 में से 3 गया 6, तो माइनस का 60 आई बराबर जीरो। तो यहाँ से ये इधर जाएगा, तो आई 2 की वैल्यू कितनी आएगी जी, आई 2 की वैल्यू आएगी हमारी ये 60 आई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 269, इतना आया जी, 60/269। कट भी रहा है ये किसी से, 3 से कट रहा होगा शायद, 9 6 15, 15 2 17, नहीं कट रहा भाई 3 से भी नहीं कट रहा, 13 दूनी 26 नहीं कट रहा, 7 तियां 21, 5 नहीं कट रहा 7 से भी। तो रहने दो, इतना ही रहने दो। कॉम्प्लिकेटेड तो होगा भाई ये थोड़ा, मेरे को लग रहा कैलकुलेशन वाइज होगा ये कॉम्प्लिकेटेड, बाकी तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपकी समझ में। मैन तो आई 2 की वैल्यू ये आई हमारी। अब ऐसे ही आई 1 की वैल्यू भी निकालनी है, तो ये जो वैल्यू है आई 2 की किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आई 1 की वैल्यू भी आपको आई की टर्म में मिल जाएगी। जैसे सपोज हमने इसको पहली इक्वेशन में ही पुट किया, तो करो पुट क्यों, हमारी है 9, आई 1 अपनी जगह रखा, प्लस आई 2 की जगह पे ये वैल्यू रख दो। तो 5 × आई 2 की वैल्यू कितनी रखी 60/269 आई, और माइनस का 6 आई बराबर जीरो। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है आपने, तो ये हो गया 9 आई 1 प्लस 5 6 30, 300/269 आई माइनस 6 आई बराबर जीरो। अब यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, बाप रे ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा जा रहा है। कर ही लेते, अब इतना कर ही दिया तो 9 आई 1 प्लस 300 आई माइनस का कितना होगा ये, कितना होगा ये 6 9 54 असली भाई 5, 6 6 36, 36 और 5 हो गया आपका 41 कैरी, 4 6 दूनी 12, 12 और 4 16, तो 1614 आई। इन सारे के बटे में आ गया हमारा 269 बराबर जीरो। इसको नीचे सॉल्व भी करी, इसी में जाएगा हमारा काफ़ी, वैसे कैलकुलेटर में करके देखना था फटाफट। तो ये हो जाएगा हमारा जी 9 आई 1, और ये प्लस माइनस का माइनस हुआ साइन, और ये 4 में से जीरो गया 4, 1 में से जीरो गया 1, 16 में से 6 में से 3 गया, कितना हो गया 13, 1314/269 आई। तो ये इस तरफ भी चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1314/269 क्या आएगा
आई, 9 I1। तो ये I1 की वैल्यू निकालनी है, तो 9 किस में चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1314/269 गुणा आ गया 9 I। ये आ गया इतने के बराबर। बाप रे। और यहाँ से ये आ गया 4 1 5 5 3 8 और 1 9, 9 से कट रहा है जी, ये बिल्कुल कट रहा है। तो काट के देखो, I1 बराबर आ जाएगा हमारा, 9 से काटो इसको, तो 9 कम 9 4, 9 चौको 36, 5 9 चौका 54, 146/269 I। कट रहा है किसी से? 9 6 15, 15 2 17, नहीं कट रहा यार, ये छोड़ो। ये I1 की वैल्यू इतनी आई। I2 की वैल्यू पीछे निकाली थी हमने, I1 की वैल्यू इतनी आई आई के फॉर्म में, और I2 की वैल्यू आई के फॉर्म में पीछे निकाली है, अभी ये आ रखी है। अब लूप 3 में भी लगाना है आपने। लूप 3 में लगाओगे जी आप, फिर से लूप 3 में लगाओगे तो फिर से आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। अब तो लगाना तो पड़ेगा ही, जब कर ही दिया है इतना। क्योंकि I1 I2 की वैल्यू पुट करो, ये करो वो करो, काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा ये। वीडियो कितने मिनट की हुई? ओहो, वीडियो ही। तो यहाँ पे देखिए जी, अब हमारा टाइम ज़्यादा वो ना हो खपत, मैंने ये लूप 3 में सीधे यहाँ पर लगा दिया। आपको बस समझ में आना चाहिए, वैसे भी ये वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी नहीं तो। देखिए जी, लूप 3 ये है, ठीक है जी। हमने यहाँ पे लगाना है फिर से किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ से देखो, ये लूप, पहले तो इसका नाम लिख देता, चलो मैं ए से गया, मैं यू पे गया, यू से फिर आया मैं वाई, और वाई से आया मैं वी, वी से आया मैं फिर बी, और बी से फिर यहाँ से घूमते घूमते, इसको मैंने वी पॉइंट मान लिया सपोज, तो यहाँ ए पे। तो देखो, ए से चला था, ए पे वापस आ गया, तो क्लोज लूप हो गया। अब लूप 3 में लगाना है आपने, तो यहाँ से देखो वी इक्वल टू आई आर लगाओ। तो 2 × I कितना है इसमें, आई करंट की डायरेक्शन में चला तो साइन पॉजिटिव लिया। इसमें भी देखो करंट की डायरेक्शन में चला, तो 6 × करंट कितनी है इस ब्रांच में, I - I1। अब यहाँ से इसमें देखो, I R लगाया, तो R कितना है, 4 गुणा आ गया I की वैल्यू ये है, साइन पॉजिटिव क्योंकि करंट की डायरेक्शन में। यहाँ पे देखिए I R लगाया तो आपने, R कितना है, 8 × I कितना है, I, तो +8I बराबर क्या हो जाएगा, ये सारा वही के बराबर हो जाएगा। या अगर आप इसको भी वो मैंने क्या कहा था कि अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज जीरो होता है, तो माइनस का वी लिख सकते थे इसको, माइनस का वी बराबर जीरो लिख सकते, तो माइनस का वी इधर जाएगा तो प्लस का ही हो जाएगा। माइनस का वी क्यों, जब भी हम यहाँ देखो मैं करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, लेकिन बैटरी में जब मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊँगा तो मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव में आता हूँ तो मुझे क्या लेना चाहिए था, पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर मैं यहाँ से यहाँ चलता इसमें लूप में सपोज, तो मैं क्या करता, फिर मैं इसको पॉजिटिव लेता। सपोज मैं यहाँ से चलना शुरू करता, बी पॉइंट से चलना शुरू करता, और इधर की तरफ लिखना शुरू करता, तो मैं यहाँ करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था ना, इन सब के साइन माइनस हो जाते, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो वी है वो क्या हो जाता, प्लस का हो जाता, फिर तो बराबर जीरो हो जाता। मैं इसको वी को इधर भी ले गया सीधे, ये फाइनल फाइनल फटाफट सॉल्व किया। यहाँ से देखो I1 और I2 की वैल्यू, यहाँ से ये इक्वेशन बनी एक, तो इसमें I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पीछे से रखी हमने, I1 की वैल्यू निकाल रखी थी, I2 की भी निकाल रखी है, आपको पता ही है पहले, तो वो वैल्यू रखी यहाँ से ये सॉल्व किए फटाफट। तो ये v की वैल्यू कुछ इस प्रकार से हमारी I की फॉर्म में कितनी आई, 4160/269 ये v बराबर इतना आया। अब देखो मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे है जो हमारा समझने का है, ये v इक्वल टू इतना आया। अब देखो सपोज ये हमारा v इक्वल टू आई आर होता ना, आपको पता ही है फॉर्मूला, तो क्या होता, v इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा। पूरे के पूरे सर्किट में अगर मैं v देखना चाह रहा हूँ वोल्टेज ड्रॉप, तो वो क्या होगा, आई इंटू आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा। वोल्टेज कितना होगा इस पूरे सर्किट में, v इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो आर इक्विवेलेंट कहीं ना कहीं क्या कौन सा है, ये वाला तो है। आर इक्विवेलेंट कहीं ना कहीं कौन सा है हमारा, ये वाला तो होगा। तो आई इंटू आर इक्विवेलेंट, इनसे कंपेयर करो मगर v इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट से इस इक्वेशन को, तो यहाँ है हमारा v इक्वल टू ये, यहाँ है आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो मैं ये लिख सकता हूँ आई इंटू आर इक्विवेलेंट बराबर क्या है, 4160/269 क्योंकि v की वैल्यू है दोनों जगह आई इंटू आर इक्विवेलेंट इस पूरे के पूरे सर्किट में, और यहाँ से v इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट ये आ गया। तो आई से आई कैंसिल हो गया, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, आप देख सकते हो। आई से आई कैंसिल हुआ तो आर इक्विवेलेंट क्या आ रहा है हमारा, 4160/269 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4160/269। अगर दशमलव में इसकी वैल्यू देखें तो ये लगभग लगभग आ रहा है 15.46 ओम, 15.46 ओम। और जब हमने पिछली बार किया था, इसका आपने देख लिया भाई हमने कैसे निकाला, आर इक्विवेलेंट इस पूरे के पूरे सर्किट का कितना है, 15.46 ओम। और जब हमने पिछली बार किया था, पिछले क्वेश्चन में भी चल लेते हैं, यही था ना पिछली बार जब ये सीधे में लगा था, तब हमारा आर इक्विवेलेंट कितना आया था ए से बी की, जब ऐसे में लगा था ये,
तो तब हमारा आया था 12.7 ओम। तो वैसे तो 3 ओम का फर्क पड़ा वैसे, ऐसे खड़े में लगाने पे 3 ओम का फर्क पड़ा, लेकिन इसको निकालने के लिए कितनी लंबी प्रोसेस लगानी पड़ी आपने देखा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए इतना, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए इतना ही।